स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेक्स्ट क्लास सम नंबर 6 के साथ। पेज नंबर स्क्रॉलर का है 123। पेज नंबर 123 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 और डिस्क्रिप्शन में भी इस क्वेश्चन को दिया हुआ रहेगा, तो वहां से भी चेक कर लेना। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आरएस एंटरप्राइज। ठीक है, आरएस एंटरप्राइज का एक बैलेंस शीट दिया है, इससे हम लोग क्या बनाना है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंड AS 7 एंड कमेंट ऑन इट। तो सारा फिगर देखो रुपीज इन थाउजेंड्स में दिया हुआ है, जैसे 2 लाख रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिगर 2 लाख का है और फिगर अगर रुपीज इन थाउजेंड है, मतलब 3 जीरो काटा हुआ है, तो 200 का मतलब 2 लाख, ऐसा वाला रहेगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 ये 2 डेट दिया हुआ है, मतलब एक ओपनिंग वाला डेट है और एक क्लोजिंग वाला डेट है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में देखो सबसे पहले दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दिया हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा 500 से 1100 हो गया। एंड 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम में रिडीम हुआ है, 200 से 150 हो गया। उसके बाद सरप्लस का डिटेल दिया हुआ है। सरप्लस का मतलब ओनली सरप्लस का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, ये बात अपना बुक में लिख लो। ओनली सरप्लस का मतलब ही होता है कि वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस है। तो सरप्लस के ब्रैकेट में लिख लो वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस है, ये बात लिख लो। ठीक है, वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस है, मतलब अलग से इस सम में कोई जनरल रिजर्व, कोई भी तरह का दूसरा रिजर्व नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिख रहा है, कितना परसेंट दिख रहा है, 11% डिबेंचर्स, जो कि 300 से 480 हो गया, 450 हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, जो कि 30 से नील हो गया, डैश का मतलब नील। ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स दिख रहा है 120 से 100 हो गया, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स 40 से 40 रह गया, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। अच्छा उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टैंजिबल एसेट्स का डिटेल्स दिया हुआ है 750 1420। इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल है 80 से 55। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 80 60। अदर नॉन करंट एसेट में फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है, तो हम लोगों ने कल लिखा भी था लिस्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, जितना राइट ऑफ हुआ उतना ऐड बैक कर देते हैं। इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवर्स डेटर्स दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक का बैलेंस है। एंड अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है। एडजस्टमेंट चेक कर लो। एंड ओल्ड फर्नीचर वैल्यूड एट ₹14,000 आफ्टर 30% डेप्रीशिएशन। 30% डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद ये ओल्ड फर्नीचर का WDV दिया हुआ है, कितना, 14,000, 30% डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद। ठीक है, तो ये WDV अपने आप में कितना परसेंट के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 70%। तो अगर हम लोग को इस पे आज तक कितना डेप्शन चार्ज हुआ, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे, 14,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 30, जो कि आएगा 6,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। और उस फर्नीचर का अगर हमको कॉस्ट निकालना पड़े, तो कॉस्ट निकालने के लिए WDV और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे, तो WDV 14,000, उसमें आज तक 6,000 का डेप्रीशिएशन हो चुका है, तो उसका कॉस्ट था 20,000। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को एडजस्टमेंट नंबर 1 का पहला कुछ वर्ड से समझ में आ जा रहा है। एक ओल्ड फर्नीचर जिसका वैल्यू कितना है, जिसका WDV कितना है, 14,000, तो जो 14,000 दिख रहा है वो क्या है, WDV है आफ्टर 30% डेप्रीशिएशन, 30% डेप्शन के बाद। मतलब ये 14,000 का वैल्यू आया है 30% लेस करने के बाद, मतलब ये 70% के बराबर है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का मतलब होता है टिल डेट डेप्रीशिएशन कितना, डे 1 से लेके टिल डेट कितना डेप्रीशिएशन, टोटल डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे,
14,000 है डेप्रीशिएशन के बाद का वैल्यू, 30% डेप्रीशिएट होने के बाद का वैल्यू विच रिप्रेजेंट 70%। तो डिवाइड बाय 70 करने से 1% का वैल्यू आएगा, इंटू 30 करने से एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन आ जाएगा। और अगर हमको उस फर्नीचर का कॉस्ट निकालना पड़े, कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, तो WDV और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। हमने बेसिक क्लास में सीखा था कि हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं, क्लास 3 या क्लास 4 में सीखा था, मतलब क्लास 3 या क्लास 4 बचपन वाला नहीं, इस चैप्टर का क्लास 3 या फिर क्लास 4। तो उसमें हमने सीखा था कि एक ग्रॉस मेथड होता है जिसमें 3 लेजर बनता है एसेट अकाउंट का, फिक्स्ड एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनता है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। और अगर नेट मेथड होता है तो हम लोग एक ही लेजर बना देते हैं, ठीक है। आगे और क्या दिया देखो, वो सोल्ड फॉर 12,000, मतलब देखो कितने का फर्नीचर 12,000 में बिका है। ऑप्शन 1 20,000 का फर्नीचर कि 14,000 का फर्नीचर, 14,000 का फर्नीचर। जो फर्नीचर सेल हो रहा है उसका WDV कितना था, 14,000, उसका सेलिंग प्राइस कितना, 12,000, उसमें आज तक कितना डेप्शन हो गया था, 6,000, उसका कॉस्ट कितना था, उसका परचेज प्राइस कितना था, 20,000, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 20,000। क्लियर। तो जो फर्नीचर सेल हो रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट 20,000, उसका सेल प्रोसीड्स 12,000 और डेट ऑफ सेल पे उसका वैल्यू, उसका WDV, उसका बुक वैल्यू 14,000। और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को हम कॉस्ट से कंपेयर करते हैं कि WDV से कंपेयर करते हैं, WDV से कंपेयर करते हैं। क्लियर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ऑन 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022 वर 1,80,000 एंड 2,10,000 रेस्पेक्टिवली। ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या होता है ये हम लोग बेसिक क्लास में देखे थे, क्लास 3 या फिर 4 में, ठीक है। वो जो पहले का जो 8-7 क्लास है ना, वो बेस बिल्ड करता है चैप्टर का। चैप्टर तो कल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कल से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आज चैप्टर का 2nd क्लास है, ठीक है। इससे पहले जो 8 क्लास है वो बेसिक क्लास था, फाउंडेशन। तो तुम देखो 1,80,000 एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और 2,10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर। सिद्धार्थ बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्शन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का कौन सा बैलेंस, डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस है, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्शन का कौन सा बैलेंस, आंसर है क्रेडिट बैलेंस। क्लियर। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। सब याद रखना पड़ेगा, बेसिक क्लास वाला चीज। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा इसमें एक और चीज बता दे रहे, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये तो क्लियर हो गया, ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अभी हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे हैं। मान लो ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है। इस बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट है 1 लाख और उससे लेस किया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मान लो 20,000। तो फिक्स्ड एसेट का WDV कितना, 80,000 है कि नहीं। फिक्स्ड एसेट का WDV 80,000। फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट कितना है, यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख है। ये हम लोग का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आज तक टिल डेट टोटल डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ है, 20,000। तो आज का डेट पे इसका WDV कितना है, 80,000। यही वाला बैलेंस शीट को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट एसेट साइड में लिख दिए 1 लाख और लायबिलिटी साइड में लिख देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 20,000। तो क्या दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है, बिल्कुल दोनों चीज सेम है। यहां पे भी नेट वैल्यू कितना आ रहा है, 80,000, यहां पे भी कितना आ रहा है, 80,000। बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बट चीज तो सेम है। जैसे तुमको अगर याद हो बचपन में तुम डेटर से, जैसे मान लो ये एक और बैलेंस शीट है, बचपन में हम लोग को यही सिखाया गया था कि डेटर्स अगर 20,000 है तो यहीं पे प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000 या 3,000 2,000 जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो माइनस कर दो
और आउटर कॉलम में निकाल दो 15,000। ठीक है, क्लियर? आउटर कॉलम में निकाल दो 15,000। लेकिन यही वाला बैलेंस शीट को क्या हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं? डेटर्स एसेट साइड में रहेगा 20,000 और लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000, तो भी चीज सेम है। देखो इसे समझ में आ रहा है? जैसे ये दोनों सेम है वैसे ये दोनों का प्रेजेंटेशन भी एक ही है, बट लिखने का तरीका अलग है, वैल्यू वही आ रहा है। जैसे डेटर्स 20,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000 माइनस करते थे बचपन में, तो वैल्यू कितना आता था? 15,000। अच्छा बताओ इस बैलेंस शीट में डेटर्स कितना है? 15,000 है कि 20,000 है? 20,000 है। क्लियर? डेटर्स का प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है आज का डेट में स्टूडेंट्स का पढ़ाई के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे डेटर्स का प्रोविजन के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है ना? जैसे आज का डेट में स्टूडेंट्स का पढ़ाई के साथ सिर्फ दिखावा है, सिर्फ शो ऑफ है, कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे ये भी सिर्फ एक शो ऑफ, एक दिखावा है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये सारा समझ में आ गया? ये हम लोग बचपन में ऐसा सिखाया गया था कि ऐसे करके हम लोग को प्रेजेंट करना है। हम फिक्स्ड एसेट से एक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करते थे तो भी डब्ल्यूडीवी आता था, या फिर फिक्स्ड एसेट को एक तरफ दिखाए एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिखा दिए तो भी लिखने का तरीका अलग है, वैल्यू वही आएगा। 80,000 यहाँ पे भी आ रहा था और नेट में यहाँ पे 80,000 यहाँ पे भी आ रहा है। वैसे तुम देखो डेटर से प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस किए 15,000 आया, या फिर यहाँ ऐसे दिखा दो डेटर्स एसेट साइड में 20,000 दिखा दो, लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000 दिखा दो। क्लियर? अच्छा अब ध्यान से देखो, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर है एक्यूमुलेटेड डेप्शन की बैलेंस शीट के बाहर है? अंदर है। तो तुम जब देख रहे हो बैलेंस शीट के अंदर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट है वो किस पे मेंटेन्ड है? कॉस्ट पे मेंटेन्ड है। तो मिलाओ इससे, देखो 1,00,000 कॉस्ट था, एक्यूमुलेटेड डेप्शन 20,000 माइनस हुआ था तो 80,000 डब्ल्यूडीवी आया था। वैसे यहाँ पे भी हम कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को एसेट साइड में लिख रहे हैं 1,00,000 और बैलेंस शीट के अंदर लिख रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट के अंदर लिख रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा सुनो ध्यान दो, ये देखो इसको समझो, ये समझ में आया क्या? ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, बस लिखने का तरीका अलग है। मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर है? और जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर है मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो कॉस्ट पे है, जो एसेट का वैल्यू है वो कॉस्ट पे है। लेकिन सोचो हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते कि बैलेंस शीट यहाँ पे खत्म और यहां लिख देते एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कितना लिखते? 80,000। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के बाहर है मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट है वो डब्ल्यूडीवी पे है। तो ये बात हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में सबको देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 में एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, मतलब इस सम में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर है। और जब एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बैलेंस शीट के बाहर है तो बैलेंस शीट में जो एसेट है वो डब्ल्यूडीवी पे है। लेकिन वही अगर बैलेंस शीट के अंदर रहता तब वो एसेट कॉस्ट पे मानेंगे। ऐसा सम्स आएगा हम लोग का अलग अलग, उसमें देख लेंगे। तो ये बात यहाँ पे लिख लो, देखो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो, ऊपर में स्कॉलर में लिख लो, देखो whenever accumulated depreciation whenever accumulated depreciation balance whenever accumulated depreciation balance is given within the balance sheet, whenever accumulated depreciation balance is given within the balance sheet, it means the concerned asset is at cost,
मतलब अगर बैलेंस शीट के अंदर दिया रहेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो दूसरा नाम से दिया रहेगा, उसका दूसरा नाम क्या है सिद्धार्थ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और प्रोविजन एक तरह का लाइबिलिटी होता है, जितना भी प्रोविजन तुमको मिलेगा ना वो लाइबिलिटी साइड में मिलेगा। हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट्स किए थे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स हो, ठीक है, तो वो सब हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाते थे। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट है वो कॉस्ट पे है। देखो वही वो लाइन है, चेक कर लो, क्लियर, वही वाई लाइन लिखा हुआ है। उसके नेक्स्ट लाइन में लिख लो, एंड if accumulated depreciation is given outside the balance sheet, and if accumulated depreciation is given outside the balance sheet, ब्रैकेट में लिख लेना एडजस्टमेंट, and if accumulated depreciation is given outside the balance sheet, ब्रैकेट में लिख लेंगे एडजस्टमेंट, मतलब अगर एडजस्टमेंट में दिया है, ब्रैकेट क्लोज, it means the concerned asset, मतलब वो पर्टिकुलर एसेट is at WDV, concerned asset is at WDV। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट के अंदर दिया है, मतलब वो एसेट कॉस्ट पे है, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट के बाहर दिया है तो वो एसेट WDV पे है। तो इस समय तुम देख के बताओ, एडजस्टमेंट नंबर 1 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिख रहा है, मतलब जो फर्नीचर हमको दिख रहा है, ठीक है, जो फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स का जो भी टोटल दिया हुआ है 750 1420 दिख रहा होगा, टेंजिबल एसेट्स, फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स में आता है, तो ये WDV पे है कि कॉस्ट पे है? WDV पे है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर लिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक ऑफ अनदर फर्म, लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक ऑफ अनदर फर्म of 5,30,000 and 60,000 respectively were purchased for a consideration of rupees 6 lakh paid for in shares। कल भी ऐसा एडजस्टमेंट किए थे हम लोग सम्स में, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या परचेज कर रहे हैं, दूसरे कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, कर लेना, कंप्लीट कर लेना, दूसरे कंपनी का हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और उसका स्टॉक भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, अगर हम लोग दूसरे कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो हमारा बुक्स में एसेट इंक्रीज होगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितना? 5,30,000। स्टॉक भी एसेट है, स्टॉक भी डेबिट हो जाएगा 60,000, और देखो उसको हम लोग कंसिडरेशन कितना पे कर रहे हैं? 6 लाख। और किस फॉर्म में पे कर रहे हैं? एक लाइन का गैप छोड़ के लिखेंगे, शेयर्स के फॉर्म में। अच्छा ये बोला नहीं है कौन सा शेयर्स, ठीक है, तो ये इक्विटी शेयर्स इसलिए होगा क्योंकि देखो इक्विटी शेयर ही 600 से बड़ा है, ठीक है, दो तरह का शेयर्स है ना, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो कैसे पता चले कि कौन सा शेयर्स? तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल ही इंक्रीज हो रहा है, कितना से? 6 लाख रुपया से। अब तुम देखो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10,000 का। तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, PC, और ये हो जाएगा नेटो, दैट इज नेट एसेट टेकन ओवर, ठीक है, नेट एसेट टेकन ओवर। ध्यान से देखो, हम लोग दूसरा कंपनी का एसेट कितना टेक ओवर कर रहे हैं? 5,90,000, और बदले में कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं? 6 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट। तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर रहे हैं? सामने वाले का गुडविल के लिए, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर 10,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितने का गुडविल क्रिएट हुआ है? 10,000 का। अब तुम देखो गुडविल का बैलेंस 80 से कितना हो गया? 55। तो देख के लग रहा था कि कितना राइट ऑफ हुआ है? 25। 80 से 55, 25 राइट ऑफ हुआ है, बट एक्चुअल में राइट ऑफ 25 नहीं है, बिकॉज 80 से पहले 10 इंक्रीज हुआ तो 90 हुआ, और 90 से 55 हुआ है, मतलब कितना डिक्रीज हो गया? 35 का, ठीक है। तो 35 राइट ऑफ होगा, गुडविल का भी लेजर बनाएंगे। फिर बोल रहा है टैक्स लाइबिलिटीज फॉर 2021, मतलब लास्ट ईयर का टैक्स लाइबिलिटी was 20% लोअर देन द फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। अच्छा टैक्स लाइबिलिटीज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड वाला वर्ड छूट गया था, प्रोवाइडेड वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लो प्रोविजन, ठीक है, प्रोवाइडेड वाला वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लो प्रोविजन,
तो टैक्स लाइबिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर 2021 ये हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स 2021 के लिए हमने कितना क्रिएट किया था? 40,000। ठीक है, 40,000 क्रिएट किए थे। और टैक्स लाइबिलिटीज फॉर 2021 वाज 20% लोअर देन फाइनल सेटलमेंट। मतलब ये जो 40,000 का अमाउंट है ये 20% लोअर है फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट से। तो ये कितना परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। इंटू 100 करने से हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना में टैक्स को सेटल किया, मतलब कितना पेमेंट किया है। तो 40,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 दैट इज 50,000। तो टैक्स लाइबिलिटी के लिए रिस्पेक्ट में पेमेंट कितना किए हैं? 50,000। टैक्स लाइबिलिटी 2021 का प्रोवाइड कितना किए थे? प्रोविजन कितना बनाए थे? 40,000। और वो कितना परसेंट कम था फाइनल सेटलमेंट से? 20%, मतलब वो 80% के बराबर था। तो पेमेंट एक्चुअल में कितना किए? 50,000। मतलब लास्ट ईयर प्रोविजन बनाए थे 40,000 और इस साल उसके रेस्पेक्ट में पेमेंट कितना किए? 50,000। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डिवेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट। जो भी डिवेंचर इशू हुआ था वो 10% डिस्काउंट में इशू हुआ था। ध्यान से देखो, डिवेंचर्स कितना से कितना हो गया? 300 से 450, मतलब 1.5 लाख का डिवेंचर इशू हुआ था ड्यूरिंग द ईयर। 3 लाख से 450 हुआ था, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख का डिवेंचर इशू हुआ था। तो ये जो डिवेंचर में इंक्रीज दिख रहा है 1.5 लाख, ये फेस वैल्यू है। और 1.5 लाख का 10% करेंगे क्योंकि 10% डिस्काउंट है, तो 15,000 हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बहुत सारा नया नया चीज आएगा इस सम्स में। इंटरेस्ट ऑन ओडी एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट वर इतना इतना रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी कैसा आइटम है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो, बैंक ओडी एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वैसे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, बेसिक क्लास में सब हम लोग सीखे थे, डायग्राम बना बना के सीखे थे, गोल बना बना के ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड 2021-22 का 60,000 है एंड इट वाज पेड इन 21-22। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2021-22 65,000। सॉरी, पहला वाला 20-21 है, गलत पढ़ लिए थे। प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2021 इज 60,000 और उसका पेमेंट करंट ईयर में हुआ है। तो हमको बस ओपनिंग बैलेंस से ही मतलब है, क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग इग्नोर करेंगे। स्टार्ट करते समय 1.5 पेज का जगह छोड़ देंगे। 1.5 पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। ठीक है, वर्किंग नोट 1। वन एंड हाफ पेज का जगह छोड़ दो, 1.5 पेज का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1। हाँ हाँ हाँ, तो वर्किंग नोट 1 में हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट। हाँ, 1.5 पेज का जगह छोड़ देना, दरकार पे थोड़ा सा ज्यादा ही छोड़ देना। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। सबसे पहले देखेंगे, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है लाइबिलिटी साइड में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी कितना दिख रहा है? 40,000। तो लिख देंगे यहाँ पे 31 मार्च 2021 है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 2021 अप्रैल 1। अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी 40,000। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे 2022 मार्च 31। टू बैलेंस सीडी 40,000। तो बाई बैलेंस बीडी 40,000 एंड टू बैलेंस सीडी 40,000।
ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको हम लोग ने लिख दिया। अब देखो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में हमने प्रोविजन कितना क्रिएट किया था लास्ट ईयर। देखो टैक्स लायबिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर 2021, ठीक है, प्रोविजन कितना बनाए थे 2021 में 40,000 का, ठीक है। और सिमिलरली करंट ईयर में भी कितना प्रोविजन बनाए हैं आने वाले साल के लिए 40,000 का प्रोविजन बनाए हैं, क्लियर। तो करंट ईयर में हमने जो प्रोविजन बनाया है उसको हम लोग लिख देंगे 2022 मार्च 31 बाई पीएल या फिर बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नीचे डैश दे के ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो टैक्स पेड दिया नहीं है ना, टैक्स पेड हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले टैक्स पेड निकाल लेते हैं, उसको ऐसे रहने दो, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2022 मार्च 31 टू बैंक। जनरली देखो वही हो जाता है, बट एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर हमने जितना प्रोविजन बनाया था उससे हमने 20% ज्यादा में सेटलमेंट किया है, बिकॉज ये 20% कम है। देखो लाइन ऐसे लिखा हुआ है टैक्स लायबिलिटीज फॉर 2021 वाज 20% लोअर देन फाइनल सेटलमेंट, मतलब फाइनल सेटलमेंट जो हुआ था वो 20% ज्यादा में हुआ था, क्लियर। तो उसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे 40,000 जो है वो 80% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना हो गया 50,000, 100% के बराबर हो जाएगा 50,000। अब बैलेंसिंग कर दो, ठीक है। तो 50 और 40 90,000, और 90,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे तो 50,000, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट वर्किंग नोट 1, जिससे हम लोग को ये पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्रोविजन बनाया है 50,000 का। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 बनाएंगे कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाने से पहले एक नोट हम लोग लिख देंगे इस सम में, क्योंकि देखो इस सम में स्पेसिफिकली प्रेफरेंस डिविडेंड का बात है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है सबको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या तो कंपनी लॉ में पढ़ा होगा या फिर कहीं भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब भी हम लोग इक्विटी को डिविडेंड देंगे तो पहले हमको प्रेफरेंस को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे डिविडेंड पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हैं किसको? इक्विटी को, तो हमको डिविडेंड देना पड़ेगा प्रेफरेंस को भी, इसलिए हम लिखेंगे नोट नंबर 2। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग देंगे लास्ट ईयर का बैलेंस पे 200 पे, दैट इज 2 लाख के ऊपर लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में। तो लिखो इन एब्सेंस ऑफ any specific information comma it is assumed that preference dividend is also is paid by the company prior to equity dividend। तो ये बात हम लोग एग्जामिनर को लिख के बताएंगे कि हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे किया होगा इक्विटी डिविडेंड से पहले।
अब बनाएंगे नोट नंबर 3, दैट इज वर्किंग नोट 3। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रायर टू मतलब पहले, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो क्वेश्चन में देखो सरप्लस जो दिख रहा है ना शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? 2,20,000। 3 जीरो ऐड करने पे 2,20,000 जो सरप्लस है उसी के ब्रैकेट में लिख लेंगे, वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस है। उससे हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है? 2,10,000। तो डिफरेंस आ रहा है 10,000 पॉजिटिव। तो ये जो 10,000 पॉजिटिव आ रहा है इसके सामने लिख देंगे इंक्रीज इन पीएल। जो 10,000 पॉजिटिव आ रहा है ये हो जाएगा इंक्रीज इन पीएल। इसमें हम लोग नॉर्मली क्या क्या ऐड करते हैं? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस सब में देखो कोई भी तरह का रिजर्व का इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहां पे निल हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तो मत लिखना क्योंकि नहीं है, बट यहां पे समझने के लिए बस लिख दे रहे हैं निल। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड ले लेंगे। और क्यों ले रहे हैं उसके लिए हम लोग नोट नंबर 2 लिखे हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन ये आता है कि ओपनिंग बैलेंस 2 लाख के ऊपर होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख के ऊपर होगा। कंपनी किस साल के रेस्पेक्ट में डिविडेंड दे रहा है? लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में, है ना। और लास्ट ईयर प्रेफरेंस कैपिटल कितना था? 2 लाख। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 2 लाख के ऊपर होगा 8% के हिसाब से। तो 2 लाख रुपया के ऊपर 8% के हिसाब से होता है 16,000। ये हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। 8% देखो रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो दिया हुआ था। और लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2021 कितना दिया हुआ है? 2020-21 का प्रपोज डिविडेंड था 60,000 जिसका पेमेंट करंट ईयर में हुआ है। तो वही वाला ले लेंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस को ले लेंगे प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस को ले लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड हो जाएगा 60,000। प्रपोज डिविडेंड किसके रिस्पेक्ट में होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा इसमें और क्या ऐड करते थे हम लोग? इंटरिम डिविडेंड, जो कि हम लोग को हमेशा कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। ठीक है, और नहीं है तो इंटरिम डिविडेंड निल लिख दे रहे हैं। तो कुल मिला के 76,000 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 के साथ 76,000 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 86,000। अब ये जो 86,000 आया इसके सामने क्या लिख देंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। तो वर्किंग नोट 1 चेक कर लो, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आया था?
50,000 आया था, बाई पीएल वाला फिगर लेते हैं। तो 86,000 प्लस 50,000 ऐड कर दो, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हो जाएगा 1,36,000। ठीक है, हम लोगों ने प्रेफरेंस डिविडेंड का अजम्पशन लिया तब इतना आ रहा है। हो सकता है कि आंसर में प्रेफरेंस डिविडेंड का अजम्पशन ना लिया हो, और नहीं लिया रहेगा तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, 16,000 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का वर्किंग नोट 1 कंप्लीट हो गया, नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट 3 के बाद अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद अब हम लोग मेनली सम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर जब दरकार पड़ेगा तब वर्किंग नोट में रिटर्न फिर से आएंगे। ठीक है, तो जो 1.5 पेज का जगह छोड़े थे वहां पे टॉप मिडल में हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ आरएस एंटरप्राइज। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ आरएस एंटरप्राइज for the year ended 31st March 2022। पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के साथ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये अमाउंट आया था 1,36,000। तो 1,36,000 सेकेंड कॉलम में दिखा दिए। अब इसमें लिखेंगे एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा डेप्रीशिएशन। और ये डेप्रीशिएशन किसके ऊपर आएगा, फर्नीचर के ऊपर, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग तो इसी साल परचेज की है और उसका कोई डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ बोला भी नहीं है। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, और ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट बना के, जिसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट 4। तो रिटर्न जाते हैं वर्किंग नोट 4 में। तो यहां लिख देंगे वर्किंग नोट 4। नहीं, वो 6,000 नहीं लेना है, तब तो लिख ही दीजिए डायरेक्ट। कैलकुलेशन फॉर डेप्रीशिएशन
चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो बेसिक जो पहला आर्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना भी सीखा था। तो कैलकुलेशन फॉर डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो स्टेटमेंट फॉर्म में बना लेंगे पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखो हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिख रहा है, चेक करो। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है, चेक करो, 2,10,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, इसमें हम लोग क्या ऐड करते थे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, accumulated depreciation on asset sold या फिर फर्नीचर सोल्ड। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ के देखो जो फर्नीचर सेल हो रहा है वो सेल कितना में हो रहा है, 12,000। उसका WDV बुक वैल्यू कितना था ऑन द डेट ऑफ सेल, 14,000। और कितना परसेंट डेप्रिशिएशन होने के बाद वो 14,000 मतलब बुक वैल्यू आया, 30%। तो अगर 30% डेप्रिशिएट हो गया तो 14,000 कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है, 70%। तो 14,000 अगर 70% है तो 30% का वैल्यू निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड। तो यहां पे हमको क्या चाहिए, जो मशीन जो एसेट जो फर्नीचर सेल हो रहा है उसमें आज तक टोटल टिल डेट कितना डेप्शन चार्ज हुआ था, टोटल डेप्शन चार्ज ऑन द एसेट सोल्ड। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दे रहे हैं। 14,000 है बुक वैल्यू WDV, 30% डेप्शन माइनस करने के बाद, इसलिए वो 70% के बराबर है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30% के बराबर है। अगर हम इंटू 100 करते तो क्या आ जाता, दैट इज कॉस्ट आ जाता। कॉस्ट नहीं चाहिए हम लोग को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए था। तो 14,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 30 जो कि आ रहा है 6,000। हम लोग यही वाला चीज लेजर बना के भी कर सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, वही बेसिक क्लास 3rd या 4th क्लास में सिखाए थे। ठीक है, जो 8 क्लास है ना वो बेसिक क्लास है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड कितना आ रहा है, 6,000। इससे हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चेक कर लो ये कितना दिया हुआ है, 1,80,000। बस कितना आ रहा है, 36,000। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्शन चार्ज हुआ, 36,000। इसलिए वर्किंग नोट बनाए थे। देखो वर्किंग नोट से नहीं बच सकते, कैश फ्लो का 15 मकसद में 7 से 8 वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा मिनिमम। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जनरली इतना बनता ही है। तो ये निकल गया डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन फर्नीचर। तो इसको हम लोग मेन सम में दिखा देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोल के, इनर मोस्ट कॉलम में रखेंगे क्योंकि ऐड का और भी आइटम आएगा। तो इनर मोस्ट कॉलम में रखते हैं इसको 36,000। अब जैसे देखो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हुआ है, वैसे गुडविल का अमोर्टाइजेशन भी तो हुआ है। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 5, है ना, गुडविल के लिए वर्किंग नोट 5। तो वर्किंग नोट 4 के बाद वर्किंग नोट 5।
हाँ स्मार्ट वर्किंग नोट 5, वर्किंग नोट 5 में हम लोग ये चेक करेंगे कि गुडविल का अमोर्टाइजेशन हुआ कितना है। वैसे देखो, तुम देखो देख के कितना लग रहा है, 80 से 55 हो गया, तो कितना अमोर्टाइजेशन लग रहा है 25, बट एक्चुअल में ये नहीं है। तो पहले वर्किंग नोट 5 में हम लोग वो एडजस्टमेंट नंबर 2 का जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक ऑफ अनदर फर्म, दूसरे फर्म का हमने लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक परचेज कर लिया था, और बदले में पेमेंट किस में किया था, शेयर्स में। और कौन सा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। तो पहले उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,30,000। ठीक है, एंट्री में गुडविल दिखाएंगे, फिर गुडविल का लेजर बनाएंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000। एक लाइन का गैप छोड़ के टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे बताओ नेट एसेट टेकन ओवर, दूसरे कंपनी का एसेट कितना टेक ओवर कर लिए, 5,90,000 एसेट एसेट। और पेमेंट कितना किए शेयर्स में, पीसी परचेज कंसिडरेशन 6 लाख। तो यहाँ पे पीसी इज मोर देन नेट एसेट टेकन ओवर, इसलिए गुडविल आ रहा है। बट अगर उल्टा हो जाए तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है 10,000 का, ये हो जाएगा हम लोग का गुडविल। तो यहां से ड्यूरिंग द ईयर गुडविल अराइज हुआ, और इसको कहते हैं परचेज गुडविल। तो ये गुडविल आ गया 10,000 का। अब इस वर्किंग नोट को कंटिन्यू करते हुए इस जर्नल के नीचे गुडविल का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री मिटा दे रहे हैं, गुडविल अकाउंट बनाएंगे। कंटिन्यू वर्किंग नोट 5, गुडविल अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट। तो सबसे पहले देखो गुडविल तो हमारा एसेट है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 80,000। तो 2021 अप्रैल का 1 तारीख, टू बैलेंस बीडी 80,000। वर्किंग नोट 5 में हमने जर्नल एंट्री भी पास किया था। गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ था, 10,000 आया था टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो उसका पोस्टिंग कर दो 2022 मार्च 31, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल कितना आ गया था, 10,000 का। ठीक है, और चेक करो गुडविल का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, बाय बैलेंस सीडी 55,000। तो गुडविल अकाउंट बना के हम लोग को ये पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितने का गुडविल अमोर्टाइज हुआ है, राइट ऑफ हुआ है। तो 90,000 टोटल होना चाहिए था, बट टोटल हमको दिख रहा है सिर्फ 55। इसका मतलब 35,000 का गुडविल राइट ऑफ हो गया। ठीक है, 35,000 का गुडविल राइट ऑफ हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बताओ क्या लिखें, 35,000 को क्या बोल के लिखें, बाई अमोर्टाइजेशन।
जर्नल एंट्री तो वही है ना, अमोर्टाइजेशन टू गुडविल। जैसे डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट होता है वैसे अमोर्टाइजेशन टू गुडविल, तो गुडविल में लिख देंगे बाय अमोर्टाइजेशन। बैलेंसिंग फिगर। तो यहां से हमको ये पता चला कि अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 35,000 है, उसको मेन सम में बैठा देंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल वर्किंग नोट 5 बना के आ गया 35,000। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, उसको बैठा देते हैं पहले। देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है? 2400। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 2400, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये मेन सम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्टली दिख रहा है, तो इसको डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे बैंक ओडी शॉर्ट टर्म लोन होता है, वैसे देखो डिवेंचर्स भी लोन होता है, और उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। बट डाउट ये आ रहा है कि हम लोग ये डिवेंचर का इंटरेस्ट 300 मतलब 3 लाख पे कैलकुलेट करें या 4.5 लाख पे कैलकुलेट करें। 3 सिचुएशन हो सकता है। देखो इतना तो कंफर्म है कि ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर, फ्रेश डिवेंचर 1.5 लाख का इशू हुआ है, पर वो फ्रेश डिवेंचर अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इशू हो गया तो पूरा साल इंटरेस्ट 4,50,000 पे होना चाहिए। अगर वो फ्रेश डिवेंचर मिडिल ऑफ द ईयर में हुआ है तो 3 लाख रुपए के ऊपर पूरा साल का इंटरेस्ट और 1.5 लाख के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट। और वो अगर फ्रेश डिवेंचर 1.5 लाख का डिवेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर इशू हुआ है तो पूरा साल इंटरेस्ट सिर्फ 3 लाख पे ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या अजम्पशन ले रहे हैं, हमको तो नोट में लिख के बताना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट 5 के बाद बनाएंगे, लिखेंगे नोट नंबर 6। नोट नंबर 6, ठीक है। अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि फ्रेश डिवेंचर, क्योंकि देखो डेट नहीं दिया हुआ है, बस बोल रहा है एडजस्टमेंट नंबर 4 में डिवेंचर्स वर इशूड, डेट दे देता तो बहुत आसान हो जाता। क्लियर? तो हम लोग को अजम्पशन लेना पड़ेगा। अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि फ्रेश डिवेंचर साल के बिगिनिंग में इशू हुआ था, तो पूरा साल डिवेंचर कितना था? 4,50,000। तो इंटरेस्ट कितना पे होगा? 4,50,000 पे। देखो इट इज एज्यूम्ड दैट न्यू डिवेंचर्स were issued it is assumed that new debentures were issued at the beginning of the year इसका मतलब तीनों अजम्पशन में से कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो 3 स्टूडेंट अगर 3 अजम्पशन लेगा तो उनका ऑपरेटिंग का आंसर वेरी करेगा, बिल्कुल वेरी करेगा, बट मेन आंसर टैली हो जाएगा। ठीक है, तीनों का करेक्ट है बट प्रॉपर अजम्पशन लिखना पड़ेगा। इट इज अज्यूम्ड दैट न्यू डिवेंचर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड हेंस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, देखो ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसके बारे में बोला नहीं है, will be रुपीज 4.5 लाख, 4.5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11% इंटू 12/12, जो कि कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। 4.5 लाख का 11%
49,500 49,500। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, वैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी सेम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो ये भी हम लोग मेन सम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे नोट नंबर 6, 49,500। अब देखो कोई फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है, तो उसका तो हम लोग को नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में भी नोट क्यों बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली रहता ना तो डायरेक्टली लिख देते, जैसे देखो 30 से 20 हो गया तो लग रहा है कि 10 राइट ऑफ हुआ है, बट ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर्स फॉर इशूड एट डिस्काउंट, और कल का क्लास में हम लिखे थे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर फिक्टिशियस एसेट होता है, तो पहले इंक्रीज दिखाना पड़ेगा फिर राइट ऑफ दिखाना पड़ेगा, जैसे गुडविल का हुआ था। तो वर्किंग नोट कौन सा बनेगा, 7। तो वर्किंग नोट 7 में आ जाओ। जितना ज्यादा वर्किंग नोट उतना तुम्हारे लिए एग्जाम टाइम में इजी रहेगा कॉपी समझना, तो तुमको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ है। और ये मेरा गारंटी है कि यही सम्स अगर बाहर कोई स्टूडेंट लोग बना रहा है तो लोग मुश्किल से 2 वर्किंग नोट बनाएगा, 2 वर्किंग नोट उनका सम्स खत्म हो जाएगा, बाकी सब वो लोग दिमाग में सोच लेगा। तो वर्किंग नोट 7, देखो कितने का डिवेंचर इशू हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितने का डिवेंचर इशू हुआ था, 1.5 लाख का डिवेंचर, और डिस्काउंट का रेट क्या बोल रहा है, 10%। तो देखो ऐसे तो एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा बताओ, बैंक डेबिट कितना होगा, 1.5 लाख का डिवेंचर, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू 10% डिस्काउंट में इशू किए, तो बैंक में कितना आएगा, 1,35,000। 1.5 लाख का 10% माइनस कर दो, 1,35,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000, ठीक है। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,35,000। बस शॉर्ट में लिख के बता रहे हैं, लिखना मत, अगर एग्जाम में पूरा टाइम रहे तो दोनों एंट्री दिखा देना। हम लोग तो एंट्री नहीं दिखाएंगे, पूरा एंट्री दिखाने बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एंट्री क्या बनेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 1,35,000, एक लाइन का गैप छोड़ के टू 11% डिवेंचर्स हमेशा 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 फेस वैल्यू पे क्रेडिट होगा 1.5 लाख, और जो डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट पूरा डिटेल में दिखाएगा तो उसको दोनों एंट्री पहले दिखाना है फिर लेजर बनाना है, तो इतना जनरली टाइम रहता नहीं स्टूडेंट के पास, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो सेम अमाउंट कैंसिल हो जाएगा डेबिट क्रेडिट, तो नेट में क्या बचा, बैंक डेबिट 1,35,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट 15,000 टू 11% डिवेंचर्स, ठीक है। तो यही वाला एंट्री पहले हम लोग पास करेंगे, ये समझाने के लिए कि ड्यूरिंग द ईयर कितना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इंक्रीज हुआ है, 15,000। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कैसा एसेट है, फिक्टिशियस एसेट। तुम देखो फिक्टिशियस एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, 30,000, ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना से इंक्रीज हो गया, 15,000, तो टोटल कितना होना चाहिए था, 45,000, बट टोटल क्लोजिंग बैलेंस दिख कितना रहा है, 20,000, तो कितना राइट ऑफ हुआ है, 25,000। तो ये हमको एग्जाम को समझाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट 7 में ये सारा बात समझा देते हैं। तो एक एक करके पहले एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख का 90%, क्योंकि 10% डिस्काउंट है इसलिए हम 90% दिखा दे रहे हैं, 1,35,000 बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1.5 लाख का डिबेंचर था, डिस्काउंट का रेट 10% है, तो ये 15,000 टू 11% डिबेंचर्स, टू 11% डिबेंचर्स कितना 1.5 लाख। ये हो गया जर्नल एंट्री। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग बनाएंगे फिक्टिशियस एसेट का लेजर, वर्किंग नोट 7 को कंटिन्यू करते हुए। ये जर्नल एंट्री हो गया। इसमें से पहचानो फिक्टिशियस एसेट कौन सा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो उसके कारण फिक्टिशियस एसेट का बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर बढ़ जाएगा 15,000 से। तो इसके नीचे लेजर बनाएंगे फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। हो गया। तो इसके नीचे बनाएंगे फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। तो सबसे पहले फिक्टिशियस एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस पुट कर देंगे 2021 अप्रैल 1। टू बैलेंस बीडी 30,000। ठीक है, अब देखो फिक्टिशियस एसेट अकाउंट एक हेडिंग है, उसी के अंदर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो एंट्री तो था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स, बट हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे फिक्टिशियस एसेट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स, क्योंकि दोनों एक ही है ना। फिक्टिशियस एसेट एक हेडिंग है जिसके अंदर बहुत सारा टाइप का फिक्टिशियस एसेट आता है। तो एंट्री था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 11% डिबेंचर्स, बट हम लोग उसको लिखेंगे यहाँ पे टू 11% डिबेंचर्स, एज इफ वो इसके अंदर है। तो यहां लिख देंगे 2022 मार्च 31 टू 11% डिबेंचर्स। कितना अमाउंट होगा बताओ, 15,000। एंड दूसरी तरफ क्लोजिंग बैलेंस भी बैठा देंगे 2022 मार्च 31। ये लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, ये कितना दिया हुआ था 20,000। अब कंपेयर करो 45,000 होना चाहिए था, है 20,000। तो ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ कितना हुआ 25,000। अब देखो ये जो राइट ऑफ हुआ ना, तो ये राइट ऑफ होके अल्टीमेटली पीएल में जाता है। जैसे देखो डेप्रिसिएशन को हम लोग कहां क्लोज करते थे, एक्सपेंस है पीएल में जाता है, पीएल टू डेप्रिसिएशन। अमोटाइजेशन भी पीएल में जाता है, पीएल टू अमोटाइजेशन। वैसे जो भी फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ होता है, ये तो लॉस है ना, लॉस को तो पीएल में शो करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इस साल कितना राइट ऑफ करेंगे 25,000, तो पीएल का डेबिट में जाएगा टू फिक्टिशियस एसेट्स 25,000। इसलिए यहां पे लिख देंगे हम लोग बाय पीएल अकाउंट।
नीचे डैश दे के रिटर्न ऑफ, बैलेंसिंग फिगर 25,000। तो इससे ये पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर कितने का फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ हुआ था, 25,000। क्लियर? तो इसको लिख देंगे मेन सम में, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। वर्किंग नोट कौन सा था? 7। 8 था, उसी में था, उसी में कंटिन्यू था जर्नल के बाद। अच्छा, उसके बाद देखो, क्या कोई एसेट को बेच के लॉस हो रहा है? एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो। क्या कोई एसेट को बेच के लॉस हो रहा है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर, तो वो भी ऐड हो जाता है यहां पे, डायरेक्टली लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। जो फर्नीचर सेल हो रहा है उसका बुक वैल्यू WDV था 14,000, बट सेल प्रोसीड्स था 12,000, तो 2,000 का लॉस। ठीक है, 2,000 का लॉस। फिर चेक करो, कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है, और बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, इसको एग्जाम में ओवरलुक हो जाए, ना दिखे। देखो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नोट्स में दिख रहा है, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ऐसे छिपा के लिखेगा, 10 में से 9 स्टूडेंट को नहीं दिखेगा, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि एग्जाम में ना स्टूडेंट सीधा क्या पढ़ेगा ना, इधर प्रेफरेंशियल कैपिटल पढ़ा, सीधा आ जाएगा एडजस्टमेंट नंबर 1 में, ऊपर पढ़ेगा ही नहीं, वो छूट जाएगा, एग्जाम घर पे आके सब दिखेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था? 2 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिडेम्पशन कितना था? 1,50,000। तो ड्यूरिंग द ईयर रिडेम्पशन कितना हुआ? फेस वैल्यू 50,000, और वो 50,000 फेस वैल्यू का 10% प्रीमियम निकाल देंगे, जो कि हो जाएगा 5,000। क्लियर? तो लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबके पास फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट में देख लेना, ये सब लिखा हुआ है, ये सब आता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो 8 क्लास। 50,000 का रिडेम्पशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10% है, तो उस हिसाब से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5,000 हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 7 आइटम आता है। पहला आता है डेप्रीशिएशन, दूसरा आता है अमोर्टाइजेशन, तीसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, चौथा आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पांचवा आता है फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, सिक्स्थ आइटम आता है प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, एंड लास्ट आइटम आता है जनरली इंक्रीज इन एनी प्रोविजन अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़ के एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को छोड़ के दूसरा कोई प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसा कुछ है सब में? नहीं है, नहीं है तो नहीं आएगा, बस ऐड का आइटम खत्म। तो इन सबको ऐड करके पहले सेकंड कॉलम में लेके जाएंगे। वन लाख 1,54,000, मतलब ऊपर ऐड करके बता रहे हो कि खाली इतना ऐड करके बताओ? 1,76,000, 1,54,900। देखो इस सम्स में ऑलमोस्ट सारा चीज कवर्ड था, इसको स्टार मार्क दे दो। एग्जाम टाइम में ये सम रिवीजन करने से तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाएगा। तो 1,36,000 प्लस 1,54,900 कितना? 2,90,900।
तो इसके सामने कुछ नहीं लिखना है। ये जो 2,90,900 आया इसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें क्या क्या आएगा, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो देखो एक सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट में डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना, डिविडेंड, तो लिख देंगे डिविडेंड रिसीव्ड या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। और एक चीज, जितना भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो सब एडजस्टमेंट में ही मिलेगा, बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स था 5,600, इसके अलावा और कोई इनकम है नहीं, तो इसको सीधा सेकंड कॉलम में लेके जाएंगे। 5,600 माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 2,85,300, 2,85,300। तो ये जो 2,85,300 आया ये हो जाएगा हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इस चैप्टर में इसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बट जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसमें यही पूरा चीज का नाम क्या रहेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक साथ हम लोग कितना मार्क्स कवर कर रहे हैं, 35 मार्क्स का कवरेज है ये एक साथ कुल मिला के। 15 मार्क्स का कैश फ्लो, 15 मार्क्स का फंड फ्लो और 5 मार्क्स का अलग से, ठीक है। बट उसमें से चॉइस आएगा ना, कैश फ्लो, फंड फ्लो में, और एक को टफ वाला आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया, 2,85,300, और इसी को उस चैप्टर में क्या बोलेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां तक हो गया, इसको मिटा के हम यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सब फिक्स है, तुम बस कल करते जाओ। सिमी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, पहले वाला क्लास कर लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ रहा है, 2,85,300। अब देखो, अब हम लोग करंट एसेट का चेंजेस देखते हैं, और इस चैप्टर के हम लोग को याद रखना है कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक करंट एसेट नहीं है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो दिख रहा है तुमको, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जो दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी करंट लायबिलिटी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिख रहा है करंट लायबिलिटी के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, ये सब करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो ऐड हो जाता है, इंक्रीज होता है तो लेस। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड और डिक्रीज होगा तो लेस, रूल याद रखना है। तो करंट एसेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला चीज कल का क्लास में भी डिस्कस हुआ था, आज फिर से आ रहा है। देखो इन्वेंट्रीज कितना से कितना हो गया, 1,80,000 से 2,70,000, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं या तो फीफो बेसिस पे या तो वेटेड एवरेज के बेसिस पे, ठीक है। तो कुछ नहीं बोला रहेगा तो फीफो फॉलो करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री देखो कितना था, 1,80,000, ये ओपनिंग था, और क्लोजिंग कितना बता दिया था, 2,70,000। तुम देखो ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है हमने स्टॉक परचेज किया था, स्टॉक इन्वेंट्री सेम होता है 60,000 का, और उसके बदले कैश में पेमेंट नहीं किया था। मतलब वो जो 60,000 का इन्वेंट्री परचेज किए थे वो एक नॉन कैश आइटम था। एंड फॉलोइंग फीफो प्रिंसिपल, वो जो 60,000 का इन्वेंट्री जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया वो डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। तो 2,70,000 में 60,000 का जो स्टॉक है ना वो नॉन कैश आइटम है।
और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो, जिसके कारण कैश का कोई फ्लो नहीं होगा, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2,70,000 में अगर 60,000 नॉन कैश आइटम है तो रिमेनिंग कितना होगा, 1,00,000 नहीं 2,10,000, 2,10,000 ये कैश आइटम है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 1,80,000 से 2,10,000 हो गया, ना कि 1,80,000 से 2,70,000 हो गया। 60,000 को हटा के कंपेयर करेंगे। तो अगर 1,80,000 से 2,10,000 हो गया तो इंक्रीज कितना मान के चलेंगे, 30,000 का। ऐसे इंक्रीज कितना दिख रहा है, 1,80,000 से 2,70,000, 90,000 का। तो 60,000 को हटा के चलेंगे क्योंकि ये नॉन कैश आइटम था, इसके बदले कैश का पेमेंट नहीं हुआ था। तो ये जो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है ये ऐड होगा कि लेस होगा, लेस हो जाएगा। तो लिख दो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इसको ऐसे दिखा देंगे, 2,70,000 क्लोजिंग है, माइनस कर देना इसमें से 60,000, तो 2,10,000 हुआ। मतलब क्लोजिंग हम नेट में 2,10,000 ही ले रहे हैं, माइनस ओपनिंग 1,80,000, 1,80,000 है ना? तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 30,000। ये हो जाएगा इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, लिख दो इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। उसके बाद देखो डेटर्स, डेटर्स कितना से कितना हो गया, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सोचो अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट लिखा रहेगा, जो कि आगे चल के आएगा एडजस्टमेंट, तो अगर सम्स में बैड डेट होता 5,000 तो हम डेटर का लेजर बनाते, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना लिखते लेजर में, 2,40,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखते, 1,75,000। और बैड डेट को कैसे पोस्ट करते डेटर का लेजर में, बाय बैड डेट। तो बैलेंसिंग फिगर आता है ना, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वही वाला हम लोग फिगर यहाँ पे लेते, डिक्रीज इन डेटर्स का। तो ये सब चीज पे ध्यान रखना, सब में डिस्काउंट अलाउड रहेगा, बैड डेट रहेगा, ठीक है, तो सबको एडजस्ट करके करना पड़ेगा। एग्जाम 2011 वाला क्वेश्चन में बैड डेट रहेगा, 2017 वाला में भी रहेगा, उसको डिस्कस करके होमवर्क दे देंगे तब तक, ठीक है, जब तक वहां पहुंचेंगे। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज आ गया, उसके बाद लिख देंगे डिक्रीज इन डेटर्स। अच्छा ये तो ऐड हो जाएगा, इसको बाद में लेंगे। और देख लो प्रीपेड एक्सपेंसेस 20 से 15 हो गया, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी ऐड हो जाएगा, इसको बाद में लेंगे। बैंक कोटी तो लेंगे ही नहीं, उसको तो फाइनेंसिंग में लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है ही नहीं, तो बस गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 120 से 100 हो गया, मतलब 20,000 डिक्रीज हो गया, मतलब पेमेंट कर दिए, तो लेस हो जाएगा। देखो ये सारा बात समझ में आएगा, कंडीशन वो 8 क्लास पूरा किया हुआ है। अगर वो 8 क्लास नहीं किया हुआ है तो ये सब बात नहीं समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वो क्लासेस कर लेना पड़ेगा, तब ये सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना, 50,000 को यहां से लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 2,35,300। इसके सामने भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब ऐड का आइटम्स में आते हैं। डेटर्स देखो डिक्रीज हो जा रहा है, तो डिक्रीज इन डेटर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। देखो डेटर्स कितना से कितना हो गया, 2,40,000 से 1,75,000 हो गया, तो 40,000 और 25 65,000, 65,000 से डिक्रीज हो जा रहा है डेटर्स, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, अच्छा स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सेम नहीं होता। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट है, जबकि प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का डिक्रीज ले लेना है, तो लिख देंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। बीस 20,000 से 15,000 हो गया, तो 5,000, और कुछ है नहीं। बस 70,000 को ऐड कर दो,
2,35,300 में 70,000 ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 3,05,000 ना? हाँ 3,05,300। तो ये जो 3,05,300 आया इसके सामने लिख देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इससे लेस कर देंगे टैक्स पेड, जो कि देखो हम लोग वर्किंग नोट 1 में निकाल लिए थे। हाँ हाँ हाँ, तो दो जगह आएगा ना, एडजस्टमेंट टैक्स पेड है ना, टैक्स पेड ले रहे हैं। तो टैक्स पेड देखो वर्किंग नोट 1 में निकाले थे, यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 ताकि रेफरेंस मिल जाए। 50,000। तो 3,05,300 में से 50,000 को माइनस कर देंगे, सॉरी इसको डबल क्लोज नहीं करना, आउटर में लेके जाएंगे। 2,55,300। लेकिन देखो आंसर है 2,20,400। तो कुछ जो हम लोगों ने एजम्पशंस लिया है, उन्होंने वो एजम्पशंस हो सकता है लिया होगा, नहीं लिया होगा, ठीक है, इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है। फाइनल आंसर हमारा मैच हो जाना चाहिए। फाइनल आंसर कैसे चेक करेंगे? देखो कैश बैंक का बैलेंस 20 से 45 हुआ है, तो 25,000 पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल समझेगा, उसमें तो नोट लिख रहे हैं, assumptions दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हम लोग का ऑपरेटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग वाला पार्ट। इसी के नीचे कंटिन्यू हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते समय हम लोग को अपना ध्यान सिर्फ नॉन करंट एसेट पे रखना है, ठीक है। नॉन करंट एसेट में देखो टैंजिबल एसेट्स ओपनिंग क्लोजिंग दिख रहा है, तो इसका लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट कौन सा बनेगा? कहां 8 7 तक हुआ था, तो वर्किंग नोट 8। वर्किंग नोट 8 टैंजिबल एसेट्स अकाउंट। इन्वेस्टिंग बनाएंगे ऑपरेटिंग के बाद। टैंजिबल एसेट्स अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। तो टैंजिबल एसेट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस BD 7,50,000। ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस BD 7,50,000। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 2022 मार्च 31,
बाई बैलेंस सीडी 14,20,000। इसके अलावा एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ेंगे। जो फर्नीचर सेल हुआ था चेक करो वो कितना में सेल हुआ था, 12,000। उसको बेच के लॉस कितना हुआ था, 2,000। और पूरा साल पे डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 4 या 5 चेक करो, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन निकाले थे 36,000, वर्किंग नोट 4 में निकाले थे शायद, है ना। तो ये 3 इंफॉर्मेशन को हम लोग प्लेस करेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री सोचो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो इसमें लिख देंगे 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना, 36 था ना, 36,000। ये कौन सा वर्किंग नोट बना के आया था, वर्किंग नोट 4। तो लिख दिए बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 4, ठीक है। उसके बाद देखो एसेट सेल भी हुआ था फर्नीचर, तो उसके लिख देंगे बाय बैंक, नीचे डैश दे के सेल प्रोसीड्स कितना, 12,000, ठीक है। उस फर्नीचर को बेच के लॉस भी हुआ था, लॉस का पोस्टिंग डेबिट साइड में आ गई, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। हमेशा याद रखेंगे लॉस क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है, प्रॉफिट डेबिट साइड में पोस्ट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में आता था, नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में आता था क्लास 11। फिर यहां पर लिख देंगे बाय पीएल, नीचे डैश दे के लॉस ऑन सेल 2,000। यहां तक क्लियर है। इसके अलावा देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, जो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुआ था वो भी तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, तो उसका एंट्री क्या पास किए थे, नोट नंबर 5 या 6 में पास किए होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। तो उसका पोस्टिंग कर देंगे यहां पे 2022 मार्च 31 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,30,000। बस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस लेजर को बैलेंसिंग करो, क्रेडिट साइड हैवी है तो क्रेडिट साइड को ऐड करो और डेबिट साइड को माइनस करो। ₹14,70,000 टोटल, लेस करके 1,90,000। मतलब ये एडिशनल परचेज है ड्यूरिंग द ईयर, फर्दर परचेज है जो कैश में परचेज हुआ होगा। तो इसको लिख देंगे मार्च 31 टू बैंक, नीचे डैश दे के परचेज बैलेंसिंग फिगर 1,90,000। तो बिना लेजर बनाए क्या हो जाएगा, बिना वर्किंग नोट का तो नहीं होगा। और ये सब याद रखो, तुमको एग्जाम में 25 मिनट बनाना है, बिल्कुल बन जाएगा विद प्रैक्टिस, बिल्कुल हो जाएगा। ये आ गया। तो ये परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 1,90,000, ये आएगा कैश का आउटफ्लो की इनफ्लो, आउटफ्लो। ये सेल ऑफ फर्नीचर 12,000 कैश का इनफ्लो, तो इसको दिखा देंगे मेन सम में। मेन सम में लिख दो सेल ऑफ फर्नीचर, सेकेंड कॉलम में 12,000 पॉजिटिव, उसके बाद उसी के नीचे परचेज ऑफ टेंजिबल, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कौन सा एसेट परचेज किया है तो हम खाली टेंजिबल एसेट्स लिखेंगे। टेंजिबल एसेट्स 1,90,000 नेगेटिव, 1,90,000 नेगेटिव। क्या गुडविल को लेंगे इसमें, वो जो गुडविल परचेज हुआ था, क्या परचेज हुआ था गुडविल, हाँ परचेज हुआ था, देखो जर्नल एंट्री में वो परचेज गुडविल था, बट उसके बदले कैश में पेमेंट
नहीं हुआ था, तो वो नॉन कैश आइटम हो गया। और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो, इसको नहीं लेंगे। छोटा छोटा बात है, सारा बात याद रखना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना से कितना हो गया, चेक करो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना था और कितना हो गया, 80 से 60 हो गया, मतलब 20,000 का डिक्रीज हो गया है। तो उसको सेल कंसिडर करेंगे कि परचेज, सेल कंसिडर करेंगे। इन्वेस्टमेंट देखो कम हो गया, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कम हो गया, तो उसको सेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे सीधा सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना आ जाएगा, 20,000 पॉजिटिव कैश का इनफ्लो। इसके अलावा एडजस्टमेंट नंबर 1 में, एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4 में एक आइटम दिख रहा है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी इन्वेस्टिंग इन नेचर है, तो उसको भी यहां पे ले लेंगे, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इसको हम लोगों ने ऑपरेटिंग से लेस किया था, क्योंकि यह है ऑन इन्वेस्टिंग इन नेचर, मतलब ये ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं है, और जो ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग इन नेचर है। ठीक है, तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 5,600 कैश का इनफ्लो। बस और तो कुछ है नहीं, बैलेंसिंग करो, मतलब इसको एडजस्ट करके देखो। देखो वो 8 क्लास में लॉजिक बताया हुआ है, वो 8 क्लास को सही से करो पहले, एटलीस्ट पहले का 4-5 क्लास। कितना, 1,52,400 पॉजिटिव, पॉजिटिव ही नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। देखो ये वाला मैच हो गया, बिकॉज इसमें देखो कोई अजम्पशन नहीं था, लेकिन उसमें भर भर के अजम्पशन था, इसलिए वो वाला अजम्पशन वो लोग लिया होगा, नहीं लिया होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो इसके सामने लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बस अब फाइनेंसिंग बनाएंगे, सम कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा झगड़ा देखो ऑपरेटिंग में ही है, और 5 मार्क्स का सम भी ऑपरेटिंग वाला से ही आएगा, पेपर लीक 100%। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग थोड़ा सा एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग के बाद आप बनाएंगे फाइनेंसिंग, इसी के नीचे लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग ध्यान देंगे लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कितना से कितना हो गया, 5 लाख से 11 लाख हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 6 लाख। और ये वही 6 लाख है जिसके बदले कैश नहीं आया, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो रिडीम हुआ है, कितना रिडीम हुआ है, 50,000 की 55,000, 55,000, 10% प्रीमियम भी था ना। या कितना पेमेंट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो हो रहा है वो देखो। तो 55,000 का कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए, तो लिख देंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ब्रैकेट में दिखा देंगे 50,000 का नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू और 5,000 का प्रीमियम। देखो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑपरेटिंग में ऐड हुआ था, क्योंकि ये ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं था, क्योंकि ये फाइनेंसिंग इन नेचर था। तो 50 और 5 मिला के हो जाएगा 55,000। पॉजिटिव दिखाएंगे कि नेगेटिव, नेगेटिव। हम लोग का चैप्टर था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट करना पड़ता है, कैश का आउटफ्लो। उसके बाद देखो सरप्लस का तो एडजस्टमेंट जो करना था कर चुके हैं। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिवेंचर्स कितना से कितना हो गया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितने का डिवेंचर आया, 1.5 लाख।
फेस वैल्यू 1.5 लाख आया, बट पैसा कितना आया, 10% डिस्काउंट हुआ था, याद है, डिस्काउंट ऑन इशू 10%। तो जितना पैसा आया वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम है कैश फ्लो, जितना कैश का फ्लो है वो कंसिडर करना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कैपिटल गया कितना, 55 की 50, कैपिटल 50 गया, बट पेमेंट कितना किए 55। वैसे डिवेंचर कितना आया 1,50,000, बट पैसा कितना आया 1,35,000। तो जितना पैसा आया उसको कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स at a discount of 10%। तो 1.5 लाख का डिवेंचर आया था, उसका 90% कर दो, 1,35,000 पॉजिटिव। डिवेंचर का हम लोग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किए, तो उसका नोट भी लिखे थे, कोई नोट नंबर 5 होगा या 6 होगा, है ना। तो वो उसका पेमेंट दिखा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड। ये भी देखो ऑपरेटिंग में ऐड हुआ था, क्योंकि ये ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं था, ये फाइनेंसिंग इन नेचर था, इसलिए इसको यहाँ पे सही जगह यहाँ दिखा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड 49,500 नेगेटिव। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमने पे किया था, हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे किया था। देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। डिवेंचर भी लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लोन होता है, तो इस पे इंटरेस्ट पे किए थे कितना 2,400 नेगेटिव। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पेड लिख देना, यहां तक क्लियर। उसके बाद देखो बैंक ओडी कितना से कितना हो गया, 30 से नील हो गया, मतलब पूरा पेमेंट कर दिए। तो लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, $30,000 नेगेटिव। इसके बाद देखो हम लोगों ने डिविडेंड पे किया था, और भूल मत जाना प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिखाए थे, तो उसका भी पेमेंट दिखाना पड़ेगा। तो पहले लिख दो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, जो कि हमने एजम्पशन लिख दिया था नोट नंबर 2 में। कितना लिए थे प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, 16,000 नेगेटिव। और प्रपोज डिविडेंड पेड कितना आएगा बताओ, प्रपोज डिविडेंड पेड आ जाएगा 60,000 नेगेटिव। बस और कोई आइटम है नहीं, सारा चीज कंसिडर कर लिए, नेट करके आउटर निकालो। तो 77,900 नेगेटिव आ रहा है, इसके सामने लिख देंगे नेट कैश यूज्ड, 25,000 कहां लिख दिया, रुक जाओ अभी। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आउटर मोस्ट कॉलम में जो 3 अमाउंट दिख रहा है सबको नेट कर लो, नेट में सेट ऑफ करके कितना आ रहा है 25,000 पॉजिटिव। तो आउटर मोस्ट कॉलम में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, सबको नेट करने के बाद 25,000 पॉजिटिव आ रहा है। और ये जो 25,000 पॉजिटिव आ रहा है, इसके सामने लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश
and cash equivalents. नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना? 25,000। तो इसको ऊपर लेके जाते हैं और 2 लाइन कसम बाकी है। तो यहां पे दोबारा से लिख दे रहे इसको, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो क्वेश्चन में देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस था 20,000। तो नेट इंक्रीज में ओपनिंग बैलेंस ऐड करने पे क्लोजिंग बैलेंस मैच हो जाना चाहिए और यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट।